नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था बन गया है। इसने चौथी तिमाही के नतीजों में चीन को पछाड़ दिया है। साल 2015 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.5% रही है, जबकि तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.6% थी। विकास में ये तेजी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार की वजह से आई है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इकोनॉमी रिकवरी मोड पर है और आने वाले दिनों में विकास दर 8 के ऊपर भी जा सकती है। आईआईटी मद्रास में छात्रों के एक संगठन को बैन करने के बाद हुए विवाद में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने देर रात फिर सफाई दी है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि आईआईटी एक स्वायत्त संस्था है और अपने नियमों के मुताबिक चलती है। स्मृति ईरानी ने साफ किया कि संगठन को बैन करने के पीछे केंद्र सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय का कोई हाथ नहीं है। बैन करने का फैसला पूरी तरह से आईआईटी मद्रास का था। ये विषय एक स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान का विषय है। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर मरना मात्र राजनीति करना है। इससे पहले शुक्रवार दिन में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती दी। स्मृति ने ट्वीट कर कहा कि राहुल अपनी पसंद की जगह और टाइम बताएं जहां वो सरकार की नीतियों पर बहस कर सकते हो। स्मृति ने ये भी आरोप लगाया कि राहुल के भेजे गुंडों ने उनके घर पर हमला किया। दरअसल दिल्ली में स्मृति ईरानी के घर के बाहर शुक्रवार को कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इससे पहले दिन में राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके मद्रास IIT में छात्रों के संगठन पर बैन लगाने का विरोध किया था। IBN 7 से खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग करने वाले अपना काम करें और हाईकमान और पार्टी पर यह फैसला छोड़ दें। कांग्रेस के काडर से, कभी अमेठी से, कभी इलाहाबाद से ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाओ? आज मेरी भी मंशा है कि राहुल जी उस पद को ग्रहण करें और लीड करें पार्टी को। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं सोनिया गांधी पे भरोसा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनमें क्षमता है। हमारे पास सोनिया जी और राहुल जी दोनों की एक संयुक्त लीडरशिप नेतृत्व की क्षमता है, पर मैं समझता हूं कि ये निर्णय हम उन लोगों के ऊपर छोड़ें और AICC के ऊपर छोड़ें। गर्मी से देश भर में अब तक 1850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिनों में 414 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में लू से मरने वालों की संख्या 1334 हो गई, जबकि तेलंगाना में 440 लोग इसकी चपेट में आकर मारे जा चुके हैं। ओडिशा में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में लू से 2 लोगों की मौत हो गयी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गर्मी और लू के प्रकोप से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी लू का प्रकोप जारी है। यूपी का सबसे गर्म शहर इलाहाबाद रहा, जहां पारा 45.7 डिग्री दर्ज किया गया। देश में सबसे अधिक तापमान 46.5 डिग्री उड़ीसा के भवानीपत्तन में रिकॉर्ड किया गया। वहीं इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जानवरों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। केरल में मानसून के आने में अभी 3-4 दिन और बाकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून बंगाल की खाड़ी तक आ चुका है और अरब सागर में दबाव बन रहा है, जिसके चलते गर्मी में कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मानसून सामान्य होगा, जबकि उत्तर और मध्य भारत में मानसून के कमजोर रहने के आसार हैं। विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य पैमाने से थोड़ा कम 93% तक की होगा। इस मानसून में आपको बेहद खास छाते बाजार में देखने को मिलेंगे। ऐसे छाते जिनसे न सिर्फ आप खुद को बारिश से बचा सकेंगे, बल्कि आप फोन पर बात भी कर सकेंगे। तिरुवनंतपुरम के बाजारों में कुछ ऐसे ही छातों की धूम है। एक स्विच दबाकर आप छाता भी खोल सकते हैं और दूसरों से आप फोन बिना हाथ में लिए छाते के जरिए ही बात भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन छातों के साइज को भी इतना छोटा किया जा सकता है कि आप इसे बड़ी आसानी से अपने जेब में लेकर घूम सकते हैं। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया की मुश्किल बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने बाराबंकी CJM कोर्ट में नेस्ले इंडिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। इसके साथ ही मैगी को अपने स्टोर में बेचने वाली कंपनी इजी डे समेत 6 लोगों के खिलाफ भी केस चलाने की इजाजत मांगी गई है। मैगी के जो सैंपल जांच के मानकों में खरे नहीं उतरे थे, वो बाराबंकी के ही इजी डे स्टोर से खरीदे गए थे। इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। उत्तराखंड में भी मैगी को लेकर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण सतर्क हो गया है। प्रदेश भर में मैगी के अलग अलग बैच के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसकी लैब में जांच कराई जा सके। इस मामले में केंद्र सरकार ने 30 मई तक मैगी के सभी बैच के सैंपल लेने के आदेश दिए हैं। 1 जून से सैंपल की केंद्र सरकार जांच कराएगी। प्रदेश के 13 जिलों में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा मैगी के सैंपल लिए जा चुके हैं।
आज से मुंबई में मदर डेयरी के दूध के दामों में कटौती हो गई है। यहाँ मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए हैं। 38 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला टोन दूध अब 36 रुपए में मिलेगा। वहीं 35 रुपए में मिलने वाला डबल टोन दूध 33 रुपए में मिलेगा। कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से दूध खरीदने की लागत में कमी आई है और इसका फायदा वो ग्राहकों तक पहुँचाना चाहती है। कंपनी के मुताबिक दाम कम होने का असर किसानों को मिल रही रकम पर नहीं पड़ेगा। केदारनाथ हादसे के बाद चलाए गए राहत कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। ये सच सामने आया है कि इस त्रासदी के बाद यहां ड्यूटी पर लगाए गए एक अधिकारी एक दिन में 900 रुपए का खाना खा गए। दिखाए गए खर्च के मुताबिक कोई दिन ऐसा नहीं था जब अधिकारियों ने चिकन मटन खाने का बिल न लगाया हो। होटल में रहने का बिल एक दिन में 7-7 हजार रुपए का है। आरटीआई से ये भी खुलासा हुआ है कि राहत कार्यों में इस्तेमाल एक हेलीकॉप्टर का बिल 90 लाख रुपए है। और सबसे ज्यादा अचंभे वाली बात यह है कि डीजल के लिए जो बिल दिए गए उसमें दर्ज वाहनों के नंबर स्कूटर के नंबर निकले, जबकि स्कूटर्स में डीजल नहीं भरवाया जा सकता और पहाड़ों पर उससे राहत सामग्री पहुंचाई नहीं जा सकती। राज्य सूचना आयोग ने इस मामले में करोड़ों के घपले की आशंका जाहिर की है। मुंबई पंतनगर पुलिस थाना के कामराज नगर में 3 दिन पहले अगवा हुई 7 साल की बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं है। बुधवार शाम को बच्ची घर के बाहर से खेलते हुए अचानक गायब हो गई थी। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक युवक बच्ची को अपने साथ ले जाता दिख रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक उस युवक को ढूंढ नहीं पाई है। उधर बच्ची के माँ बाप ने पुलिस कमिश्नर से बच्ची को ढूंढने की गुहार लगाई है। मुंबई में ड्रग केस में 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और हेड कांस्टेबल शामिल है। ये सभी पुलिस वाले मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में तैनात थे। इन लोगों के संबंध ड्रग क्वीन शशिकला बेबी पाटनकर से बताए जा रहे हैं। बेबी पाटनकर को मार्च में 110 किलो ड्रग्स के साथ पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब गिरफ्तार 5 पुलिस कर्मियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुस्लिम होने के चलते फ्लैट से बाहर करने का आरोप लगाने वाली मॉडल मिसबाह कादरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस फ्लैट से मिसबाह ने खुद को बाहर करने का आरोप लगाया है उसके एग्रीमेंट की कॉपी IBN 7 के हाथ लगी है, जिसमें मिसबाह कादरी का नाम ही नहीं है। सांघवी हाइट्स के फ्लैट नंबर 1002 के जिस फ्लैट में मिसबाह रहने का दावा कर रही थी उसके एग्रीमेंट की कॉपी में 3 दूसरे लोगों का नाम है। किडनैपिंग मामले में मुंबई का डॉन अरुण गौली शक के दायरे में है। दरअसल उल्लासनगर के शिवसेना के शाखा प्रमुख अनिल बाबू कुंचे का 15 मई को अपहरण कर लिया गया था। आरोप है कि अपहरण के बाद अनिल बाबू को गौली के दगड़ी चाल में ही छिपा कर रखा गया। यहीं पर उसके साथ मारपीट की गई और फिरौती के लिए धमकाया गया। पुलिस ने इस मामले में गौली के करीबियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और गौली की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। आसाराम के बेटे नारायण साईं को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। अपनी मां की सर्जरी के लिए साईं ने जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने साईं को 3 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन डॉक्टर्स ने दूसरी बीमारी के चलते उसकी मां का ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। इससे पहले 29 अप्रैल को रेप केस में नारायण साईं की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मोबाइल सेवाएं बंद कराने के लिए आतंकियों के हमले जारी हैं। शुक्रवार शाम आतंकियों ने सोपोर में एक मोबाइल टावर पर ग्रेनेड से हमला किया तो बढ़ में गोलीबारी की। हालांकि हमले में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सोपोर में लोग खौफजदा हैं। अभी तक सोपोर में मोबाइल टावर के लिए जमीन देने वाले या उससे जुड़े लोगों पर आतंकियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हुए हैं। कुल्लू मनाली में टैक्सी ऑपरेटरों ने 11 दिन बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। टैक्सी ऑपरेटर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस फैसले के खिलाफ थे जिसमें मनाली रोहतांग क्षेत्र में चलने वाले वाहनों से पर्यावरण टैक्स वसूलने की बात थी। एनजीटी के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के बाद टैक्सी ऑपरेटरों ने अपनी हड़ताल वापस ली। हड़ताल के चलते 40,000 से ज्यादा टैक्सियां 11 दिन तक सड़कों से गायब रहीं, जिससे कुल्लू मनाली घूमने आए सैलानियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुजारियों ने इस्लाम कबूल करने की धमकी दी है। दरअसल ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक और पूजन सामग्री चढ़ाने पर लगी रोक से पुजारी नाराज हैं। पुजारियों ने रोक हटाने के लिए प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। बता दें कि शिवलिंग पर पूजा का सामान चढ़ाने की वजह से उससे नुकसान हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूजा का सामान चढ़ाए जाने पर रोक लगा दी थी। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कहा है कि महाराष्ट्र को देश का पहला कचरा मुक्त राज्य बनाना चाहिए। आमिर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल की सराहना की और कहा कि जैसे फिल्में पैसों से नहीं पैशन से चलती हैं, वैसे ही यहाँ भी पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल और पीपल विल की जरूरत है। महाराष्ट्र में अगर हम शुरू करें तो महाराष्ट्र विल बिकम अ सिंबल, इट विल बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर द होल कंट्री। सो लेट्स मेक महाराष्ट्र द फर्स्ट स्टेट टू गो waste free, completely waste free.
फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा की कमान एक बार फिर से सेप ब्लैटर के हाथों में आ गई है। उन्होंने चुनाव में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। वे 5वीं बार इस पद पर काबिज हुए हैं। ब्लैटर ने प्रिंस अली को शिकस्त दी है। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग के शुरू किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बुधवार को फीफा के 7 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से ही ब्लैटर चारों ओर से आलोचना झेल रहे थे और उनसे इस्तीफा देने की भी मांग की जा रही थी। बीसीसीआई के नए कोच की तलाश के पहले पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम को कोच से ज्यादा एक मेंटर की जरूरत है। जूनियर स्तर पर कोच की जरूरत होती है ताकि वो अपनी तकनीक को निखार सके। गावस्कर ने कहा है कि सीनियर लेवल पर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको बता सके कि किस तरीके से क्या करना है। रियो ओलंपिक के लिए निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कोटा स्थान हासिल कर लिया है। वे इस स्थान को पाने वाले चौथे भारतीय निशानेबाज बन गए। उन्होंने म्यूनिख में हो रही निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में 6ठा स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल की हार के साथ ही भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग शिजियान से सीधे गेम में हार गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पैसेंजर बस में सवार 19 यात्रियों को अगवा कर गोली से भून दिया। इस घटना को हमलावरों ने मस्तुंग जिले के पास तब अंजाम दिया। तब सूत्रों के मुताबिक जब बस कराची की ओर जा रही थी तब 2 बंदूकधारी हमलावरों ने बाइक से पीछा किया और बस को रोका और उसके बाद दर्जन भर से ज्यादा यात्रियों को बंदी बना लिया और 19 लोगों की हत्या कर दी। अमेरिका ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत क्यूबा को आतंकवाद पैदा करने वाले देश की सूची से बाहर कर दिया है। इस फैसले के साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने और कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ अन्य प्रतिबंधों को हटाने का रास्ता भी साफ हुआ है। बगदाद के 2 अलग अलग होटल्स के पार्किंग में कार में हुए धमाकों में 10 लोगों की मौत हो गई है। इन दोनों हमलों में 27 लोग घायल भी हुए हैं। ये दोनों ही हमले 1 मिनट के अंतराल पर हुए हैं। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तब्बू एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दर्शकों को लुभाने आ रही है। मलयालम फिल्म दृश्यम की रीमेक में तब्बू आई मीरा देशमुख के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में तब्बू के साथ अजय देवगन भी अहम भूमिका में दिखेंगे। फिल्म के इसी साल रिलीज होने की उम्मीद की जा रही है। तब्बू इससे पहले पिछले साल आई फिल्म हैदर में नजर आई थी। कान फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीतने के बाद ऋचा चड्ढा और संजय मिश्रा की फिल्म मसान 24 जुलाई को भारत में रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी छोटे शहर में रहने वाले 4 लोगों के बारे में है। फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में फ्यूचर प्राइज और फिल्म क्रिटिक अवार्ड दिया गया। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स इस साल की सबसे सफल फिल्म बनी। पिछले ही हफ्ते में फिल्म ने 72 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। फिल्म का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। शुक्रवार रात इस फिल्म की सक्सेस पार्टी भी की गई है जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शिरकत कर रहे थे। आमिर खान की फिल्म पीके चीन में भी लोगों का दिल जीत रही है। 22 मई को चीन में रिलीज हुई पीके ने पहले हफ्ते में ही $7 मिलियन कमाई की है। इसके साथ ही पीके ने चीन बॉक्स ऑफिस पर किसी भारतीय फिल्म की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी पहले से ही ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है।